ओके, सो ऑलरेडी 13 लेक्चर हो गए हमारे। आज 14th लेक्चर है। नियरली 20 लेक्चर्स होता है काइनेमेटिक्स पूरा। ओके, तो मैंने पहले भी बताया था कि यार हमने रिलेटिव मोशन के बारे में थोड़ा सा सीखा था, और हमें एक्चुअली देखना था, वो जो हमने डिस्कस किया था वो था रिलेटिव इन 1D। हमें देखना है रिलेटिव इन 2D। सो रिलेटिव मोशन 2D। अच्छा, 2D का मतलब ये नहीं है कि 1D पूरा भूल जाएंगे, 1D को भी थोड़ा सा याद रखेंगे ही, बट 2D पे स्पेशली फोकस करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू रिलेटिव मोशन इन 2D, मैं सबसे पहले जस्ट डिस्कस करूंगा मोशन इन 2D। ठीक है, मोशन इन 2D का मतलब क्या है? ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन का मतलब ये है, बहुत ही सिंपल सा है। सपोज मैं इस एक प्लेन बनाता हूँ, एक्स वाई प्लेन, इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। सपोज ये एक्स वाई प्लेन है। सो 2D मोशन का मीनिंग सिर्फ ये है, क्या, कि let's say object is having a velocity in this direction, that v is some 30 meter per second, then but this angle is itself 30 degree. So what we mean by this, number one, ये याद रखना है, this is a particular plane, ग्रेविटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, नो ग्रेविटी। ऐसा नहीं कंसिडर करना कि वर्टिकल मोशन में यहाँ पे ग्रेविटी लगा देना है, ग्रेविटी नहीं है। तो पहले मैं सिर्फ कंसिडर कर रहा हूँ विदाउट ग्रेविटी। और लेट मी टेल यू कि कुछ ऐसा हो रहा है। सपोज ये टेबल है, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से ये टेबल है, ठीक, और इस टेबल पे ये मोशन हो रही है। ठीक है, मतलब ये है कि ग्रेविटी तो लग रही होगी, बट ये जो हमारा प्लेन है वो इस टेबल के अकॉर्डिंग है। सो पहले सबको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि यार ये हम जो पढ़ रहे हैं ये कब के लिए एप्लीकेबल है। तो ये कुछ इस तरीके से, ये इस प्लेन पे एक्स और वाई है। ठीक है, सो ये इस टेबल पर एक्स और वाई प्लेन है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, सो ये याद रखना है कि ये जो मोशन है वो एक्स वाई प्लेन पे है एंड ग्रेविटी इज अलोंग जेड। अच्छा, इससे होगा क्या, मतलब ये है कि ग्रेविटी का कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला। मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम, क्या डिस्कस कर रहे हैं, मोशन इन 2D डिस्कस कर रहे हैं। ग्रेविटी इसके अंदर है, तो ग्रेविटी का भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा कि आप सोचो कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालो और मोशन अंडर ग्रेविटी लगा दो। नहीं, समझ आया, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट भी कहाँ है, उसी टेबल पर है, उसी प्लेन पर है। सबको समझ में आया यार ये चीज, कि हम मोशन इन 2D में डिस्कस क्या करना चाहते हैं। अब देखो, मोशन इन 2D की सबसे खास बात है क्या, कि जो एक्सिस 90 डिग्री पर होती हैं। सपोज ये एक एक्सिस है और ये 90 डिग्री पर है, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करती। क्लियर? तो इसका मतलब मोशन इन 2D सीखने से पहले सबसे पहले आपको ये सीखना चाहिए, ऑल ऑर्थोगोनल एक्सिस। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, एक्सिस। ठीक है, मतलब ये है कि एक्स एक्सिस विल नॉट disturb the y-axis. Okay, so the quantity in x and y can be solved separately. So the logic for this is, all the quantities for
x and y can be solved separately. So ओके, सो दिस कैन बी सॉल्व सेपरेटली। ये हमारा सबसे बेटर आइडिया था। अब थोड़ा सा आते हैं वेक्टर में। याद है आपको, अगर मुझे इसके कंपोनेंट करने हैं तो कंपोनेंट कैसे करते थे, किसी को याद आ रहा है? Yes, एक्स yes. V एक्सिस, cos theta. वेरी गुड। V cos यहाँ पर क्या आएगा? v cos थीटा, और यहाँ पर आएगा v sin theta. Sin theta. sin थीटा। sin theta. तो V बहुत sin सारे theta. स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनको इसमें थोड़ा सा डाउट होगा, तो मैं पहले बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल रूल है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसके लिए वेक्टर का ऐसा कुछ डीप नॉलेज नहीं चाहिए। सिर्फ आइडिया ये है, सपोज आपके पास एक स्पीड है किसी डायरेक्शन की, तो आप उसको दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है। थिंग इज, फ्रॉम विच एक्सिस थीटा इज गिवन, that axis will have a value, suppose इसकी वैल्यू v है, so that axis will have a value of v cos theta, v into cos theta, and perpendicular to that will have v into sin theta. so हमारे में थीटा कहाँ से दिया है? x एक्सिस से, so इसलिए हमने cos थीटा कहाँ पर लाया है? x एक्सिस से। तो जिस भी एक्सिस से थीटा गिवन है वहीं पर cos थीटा लाएंगे। ठीक है, तो अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये है, फाइंड, ये जो क्वेश्चन था, ये जो एग्जांपल हमने लिया, इस एग्जांपल में हमें फाइंड करना है, फाइंड पोजीशन इन y व्हेन it is at x is equal to 60 मीटर। सो x is equal to 60 मीटर पर है, तब y क्या होगा? तो जो मैंने ये चीज लिखी ना, ऑल द क्वांटिटीज ऑफ x एंड y कैन बी सॉल्व सेपरेटली, बट कोई तो होगा जो इनको लिंक करने वाला है। तो यहाँ पे एक और लाइन ऐड करूंगा, द टाइम links both the axes। टाइम दोनों को लिंक करता है, क्यों? क्योंकि टाइम तो दोनों केसेस में सेम होगा। तो ये जो मैंने अभी क्वेश्चन बनाया है, इसको मैं लिखता हूँ आपको यहाँ पर कि यार ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक, और ये 30 डिग्री पर v इज इक्वल टू 30 से जा रहा था। मैं ये थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ यहाँ पर फाइंड x व्हेन इट इज y इज इक्वल टू 60 पर, ये कर देते हैं। ठीक है, तो पहले हमें कंपोनेंट करने हैं। तो कैसे करना होता है? x और y को एकदम अलग अलग सॉल्व करना होता है। देख रहे हो, मैंने सबसे पहले टेबल मार दी, x को अलग सॉल्व करेंगे, y को अलग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले होगा स्पीड इन x, स्पीड इन x और स्पीड इन y। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए ये मैं पूरा डिटेल में लिख रहा हूँ, स्पीड इन y। अदरवाइज मैं सिंपली लिखूंगा vx का मतलब है स्पीड इन x। वो क्या हो जाएगी यार, थीटा इसके साथ गिवन है, मतलब यहाँ पर cos थीटा आएगा, सो v इंटू cos थीटा, cos 30 डिग्री, और वी वाई जो स्पीड इन वाई एक्सिस है वो हो जाएगी क्या? v sin 30 डिग्री। अच्छा, अब वैल्यूज रख देते हैं। वी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 30 है, इंटू cos 30 कितना होता है? √3/2। सो इसका मतलब वी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15√3। डन। इधर वी वाई भी सॉल्व कर लेते हैं। वी वाई इज v30 है, इंटू साइन 30 कितना होता है? 1/2, सबको याद रहना चाहिए। सो वी वाई हो गई 15। अब देखो यार, मेरा मीनिंग क्या है? मेरा मीनिंग ये है कि ये 30 डिग्री पर जा रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से जा रहा होगा। बट टू डिस्कस दिस मोशन वी कैन सॉल्व द एक्सिसेस सेपरेटली। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कोई पर्सन है जो हॉरिजॉन्टल में जा रहा है किस स्पीड से? 15√3 से, और जो वर्टिकल में जा रहा है वो किस स्पीड से जा रहा है यार? 15 से। समझ आया? ये इतना हमें पता होना चाहिए फिर, और ये लाइन बन जाती है हमारी हाइलाइटर। क्या भाई? द टाइम लिंक्स बोथ द एक्सेसेस। मतलब कुछ भी हो जाए यार, अगर y एक्सेस में आप 10 मिनट गए
तो ऐसा थोड़े ना है कि वाई सेपरेट है एक्स से, मैंने यहाँ पे लिखा है कि सॉल्व सेपरेट कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये थोड़े ना है कि सेपरेट है। क्यों? क्योंकि ये तो आपने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले ली ना, समझ रहे हो? रियल में तो वो 30 से जा रहा था, वो तो हमने उसको हाइपोथेटिकली दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। बट हमें पता है कि अगर वो वाई एक्सिस में 10 सेकेंड गया तो भाई कंपल्सरली एक्स में भी कितना जाएगा, 10 सेकेंड ही जाएगा। तो ये चीज मैं फिर से यहाँ पर लाइन रिपीट करता हूँ, बिकॉज ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं समझ में आई, आगे कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। तो ये लाइन सबसे पहले मैं फिर से लिख रहा हूँ, टाइम लिंक्स बोथ द एक्सिसेस। So time is similar in both axes. क्लियर? ऐसा कभी नहीं होगा कि y पे कुछ डिफरेंट सेकंड गया है और x पे डिफरेंट सेकंड गया है। इफ इट गोज 20 सेकंड इन y, then it must move 20 सेकंड इन x। अच्छा, कोई बताएगा ऐसा कंपलसरी क्यों है? मैं किसी स्टूडेंट से सुनना चाहता हूँ, क्या कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन करेगा कि वाई इट इज कंपलसरी कि अगर वो y में 20 सेकंड मूव किया तो x में भी 20 सेकंड मूव करना पड़ेगा? वाई इज दिस कंपल्सन? देखिए कोई स्टूडेंट आंसर करे, सो मुझे भी फील हो वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। एनीवन? सर ऑब्जेक्ट तो एक ही मूव कर रहा है ना। वेरी गुड यार। ऑब्जेक्ट तो ये जो ब्लू कलर से मैंने ये डॉट्स बनाए हैं, ऑब्जेक्ट तो यही मूव करने वाला है ना। तो मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने बोला कि ये ऑब्जेक्ट 20 सेकंड मूव किया, तो भाई 20 सेकंड मूव करेगा मतलब 20 वाई पे भी जाएगा, 20 एक्स पे भी जाएगा। ऐसा थोड़े ना होगा कि वाई पे 10 सेकंड गया और एक्स पे 20। ऑब्जेक्ट तो एक ही है ना। तो ये चीज समझना है कि ये जो हम बना रहे हैं ये एक सॉल्विंग टेक्निक है। दिस इज नॉट रियल सिनेरियो, दिस इज जस्ट अ सॉल्विंग टेक्निक। रियलिटी इज दिस वन। क्लियर? सो ये रियलिटी है। और ये जो मैंने हाइलाइटर सर्कुलेट किया है, ये एग्जैक्टली एक वर्चुअल सिचुएशन है जो इस सिनेरियो को एकदम फुलफिल करता है। ठीक है? सो मुझे लगता है सारे स्टूडेंट्स को ये चीज समझ आ गया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन इनको लिंक करने वाला है, टाइम। टाइम दोनों में सेम रहेगा। बताओ यार, ये पक्का सबको क्लियर है ना? अगर ये नहीं क्लियर हुआ तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएंगे। डन। अब आते हैं लॉजिक पे। क्वेश्चन क्या पूछा है? जब y पे 60 पे होगा तब x बताओ। क्लियर? सो हमें चेक करना पड़ेगा ना कि यार दोनों में क्या चीज सेम रहने वाली है, टाइम। टाइम। तो हम सॉल्व कर लेंगे यार। क्या? व्हेन इट विल बी एट 16y, हम सॉल्व कर लेते हैं। व्हेन it will be at y is equal to 60। सो हमें y की डिस्टेंस पता है, तो टाइम निकाल सकते हैं। टाइम इन y, अभी बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं सारी चीजें डिटेल में लिख देता हूँ। टाइम इन y एक्सिस, अदरवाइज इसे सिंपल लिख सकते हैं टी वाई। टी वाई क्या हो जाएगा? 60 डिस्टेंस है डिवाइडेड बाई वी वाई। सो 60 डिवाइडेड बाई वी वाई कितनी है? 15। सो कितना आ जाएगा? 4 सेकेंड। क्लियर? ये सबको समझ आया यार? y एक्सिस में यस कितना टाइम सर। लगेगा? 60 में। यस वेरी गुड। अब बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन y में 4 सेकेंड ट्रेवल कर गया, तो इट हैज टू मूव फॉर 4 सेकेंड इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। या तो ये चीज सबको समझ में आनी चाहिए और इसे अभी दिमाग में बैठा लो। इट हैज टू मूव 4 सेकेंड इन एक्स एक्सिस ऑल्सो। सो अब क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। पूछा हमसे डिस्टेंस इन एक्स एक्सिस, देन डिस्टेंस इन x axis। so distance
क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्या कोई एक्सेलरेशन वगैरह दिया है क्या, अभी नहीं, इसलिए मैं स्पीड इनटू टाइम लगा रहा हूँ। अब आप ऐसा रट मत लेना कि नहीं सर ने तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाया था। यार एक्सेलरेशन हो जाएगा तो फिर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा देना। समझ आया क्या? यस हाँ, ओके गुड है। तो ये डिस्टेंस इन एक्स, सो इसे सिंपल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। स्पीड इन एक्स है 15√3 into टाइम है 4, सो इट विल बी 60√3 मीटर। अभी टेंशन नहीं लेना है, मैं सिर्फ ये क्वेश्चन आपको इस चीज को फील दिलाने के लिए डिटेल समझा रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन जब आप करने लगोगे तो ये क्वेश्चन तो आपको ऐसा बहुत ही इजी लगने लगेगा। Sir, हम्म, can you repeat the green part? दिस वन, Yes, Okay. sir. सी फर्स्ट सी दिस येलो पार्ट, ये बता रहा है दैट टाइम इज सिमिलर इन बोथ एक्सिस। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन में गिवन था, ये क्वेश्चन में गिवन था दैट इट इज एट y इज इक्वल टू 60, सो आई ट्राई टू सॉल्व फॉर टाइम बिकॉज आई नो दिस थिंग इज गोइंग टू रिलेट बोथ द एक्सिसेस। सो मुझे पता था कि टाइम y एक्सिस में कितना होगा, सो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्लियर, distance upon speed, but speed of what, y axis, because we are calculating for y axis. So by 60 by 15 it came to 4 seconds. So now we can conclude that it has to move 4 seconds in x axis also. Is it clear now? Yes, sir. Okay, good. So देखो यार, ये 2D का ये फीलिंग आया सबको बेसिक कि मोशन इन 2D एग्जैक्टली क्या है। डन। अब इसको थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। क्या नेक्स्ट स्टेप, when both x and y are given separately, okay, सोचो x और y separately given है, so solve both the x's separately, clear, और देन उनके कंक्लूजन को मिक्स कर सकते हैं हम। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्व बोथ separately and mix and add with vectors, with proper vectors। ये थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं करना है कि x और y को दोनों को ऐसे ऐड कर देंगे, नहीं, हमें पता है x मतलब i कैप होता है, y मतलब j कैप होता है, तो ये वेक्टर के फॉर्मेट में हमें प्रॉपर ऐड करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं। सपोज एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम। फाइंड द एक्सेलरेशन, speed, find the speed, find the initial speed and acceleration if its position is given as, so position let's say given है x is equal to कुछ ऐसे given है आपको t cube plus 3t square and y is given as 2t square, ये given है, ठीक है, 2t square plus 6t, 6 नहीं, लेट्स से 5t, ये गिवन है। सपोज ऐसा कुछ गिवन है और हमें इनिशियल एक्सेलरेशन और स्पीड चाहिए, तो आपको पता है कि यार कभी भी फंक्शन गिवन है तो कैसे निकालेंगे यार,
बताएं जल्दी। Differentiation. वेरी गुड, डिफरेंशिएशन। तो तुरंत आपको क्या करना है, एक्स वाई का चार्ट अलग बना लेना है तुरंत। 2D है मतलब एक्स वाई अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो एक्स कितना है, टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर, वाई कितना है 2t स्क्वायर प्लस 5t। अब हमें चाहिए क्या, स्पीड। सो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक्स की स्पीड आएगी। देखिए डिफरेंशिएशन, टी क्यूब का क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर स्क्वायर, प्लस 6t। ओके। और ये टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, और 2 इंटू 3 क्या बन जाता है 6t। ओके, सो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है काम, नहीं चलेगा, ठीक है 6t, ठीक है नो प्रॉब्लम। अच्छा अब वी वाई सॉल्व कर लेते हैं। वी वाई हो जाएगा 4t प्लस 5। ओके, ये हो गया एक बार डिफरेंशिएशन। नाउ एट t इज इक्वल टू 0, बिकॉज हमें इनिशियल देखना है ना। एट t इज इक्वल टू 0, देखिए वी एक्स कितना हो जाएगा, अगर मैंने t 0 रखा है यहाँ पे तो क्या आएगा 0। 0 वी वाई रखा 0 0 रखा 5 5। वेरी गुड यार, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट स्टेप की, अब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फिर से। सो फिर से इसे डिफरेंशिएट करते हैं और ए एक्स निकालते हैं। देखिए ए एक्स कितना हो जाएगा, सो ए एक्स हो जाएगा, एक्चुअली थोड़ा सा मैं चेंजेस करता हूँ, या इसे 4t स्क्वायर लिखते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, एक्चुअली 8t, ठीक। या अभी सॉल्व करते हैं तो 3t स्क्वायर क्या बन जाएगा 6t 60 plus 6. प्लस 6, plus 6. और ये बन जाएगा एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना बन जाएगा 8t का हो जाएगा 1। डन। तो ये हो गया हमारा पार्ट। अब हमें क्या चाहिए, फिर से वही एट t इज इक्वल टू 0 चेक करना है, एट t इज इक्वल टू 0। तो देखिए ए एक्स कितना हो जाएगा देन, अगर t 0 रख दिया 6. 6. और ए वाई रखेंगे तो t तो है ही नहीं इसमें, ये तो आने वाला 8। अब यहाँ पर पॉइंट है कि क्वेश्चन जो पूछेगा तो आंसर क्या करना होता है। तो यहाँ पर लाइन पढ़े, क्या आंसर करना होता है, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन करेंगे प्रॉपर, मतलब क्योंकि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो सीधा नहीं ऐड मार देना कि 0 प्लस 5 प्लस 5। तो मैं लिखूंगा क्या, स्पीड, स्पीड जो होगी v, वो होगी वी एक्स का आई कैप प्लस वी वाई का जे कैप, इस तरह होगी। सो बेसिकली 0 आई कैप है हमारे पास, 0 और 5 जे कैप में है। तो अच्छी बात है कि 0 मतलब कुछ नहीं, मतलब v इज इक्वल टू कितना आ गया 5 जे कैप आ गया। सो बेसिकली ये v वेक्टर है, v वेक्टर है, ये 5 जे कैप आ गया। और अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो हमें पता है यार, अगर सिर्फ जे कैप है तो मैग्नीट्यूड भी वही होगा वी वेक्टर का। अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए या सिंपल वी लिखते हैं उस मैग्नीट्यूड को, तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें एक्सेलरेशन वेक्टर की, तो वो देखें कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 वही ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, मतलब कितना हो जाएगा 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। तो एक्सेलरेशन वेक्टर अगर कभी पूछे, वैसे ये पूछता नहीं है एक्सेलरेशन वेक्टर ऐसे, तो ये तो कंफर्म होगा। लेकिन यूजुअली हमसे क्या पूछता है, मैग्नीट्यूड पूछता है। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। जो जो लोग अभी मे भी कुछ लोगों ने वेक्टर नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको बता दूं कि कभी कोई वेक्टर, अगर कोई एक वेक्टर है हमारे पास, लेट्स से p एक वेक्टर है, दैट इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप, कभी भी ऐसा है, तो ये एक्स और वाई एक्सिस है, तो इसको पाइथागोरस के फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं। तो p की जो वैल्यू होगी होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप की। तो इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड ए होगा वो होगा रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। और अगर हम इसे सॉल्व करें 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये आ जाएगा 100, और 100 का रूट आएगा 10। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो मुझे लगता है समझ में आ गया यार सबको, कैसे 2D वाला अलग अलग सॉल्व करना है। पक्का सबको क्लियर हुआ।
Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। तो अब हम सीधा रिलेटिव पे आ सकते हैं। तो मैंने 2D के लिए बताया और बताया कि टाइम एक ऐसी चीज़ है जो दोनों को लिंक करेगी। तो अब मैं आता हूँ, पहले मैंने मोशन इन 2D देखा, अब मैं रिलेटिव समझाता हूँ। ओके, देखिए रिलेटिव 2D का काम क्या होगा। सबसे पहला काम होगा टू चेक whether to check whether two objects will meet or not. मीट मतलब कोलाइड भी हो सकता है, विल कोलाइड और मीट और नॉट। पहली चीज तो ये चेक करना होता है। देखें कैसे चेक करते हैं इस चीज को, बहुत ही स्ट्रेट है। मैं आपको समझाता हूँ और आप बताएंगे कि आपको ऑलरेडी समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। सपोज एक कार है जो कि यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। इस कार का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। यह है कार ए। यहाँ पर है कार बी, ठीक है, जो कि किस इसका कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट है 10,6 10,6 नहीं, लेट्स से 8,6 और ये किसी स्पीड से आ रहा है। तो ये इनके थोड़े चांसेस तो है ना कि ये ऐसे निकल जाएगा रेड पार्ट से और ये ऐसे निकल जाएगा। तो इन दोनों के चांसेस है ना कि ये लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कोलाइड कर सकते हैं, मिल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने कुछ एक रैंडम स्पीड दे दी, लेट्स से दे दिया 3, बताओ चांसेस हैं क्या कि ये कोलाइड करेगा? लग रहा है क्या ये जल्दी पहुंच Less जाएगा? chances. No. ये जल्दी पहुंच जाएगा और ये नहीं पहुंचेगा। लेट्स से चेक करें, इसकी स्पीड मैंने कर दी 8। अब बताओ क्या लगता है, कोलाइड करेगा या नहीं? They can collide. They can collide. दे कैन कोलाइड, पक्का ना? ओके, अब पॉइंट ये है कि ऐसे सोचना यार थोड़ा सा टफ है। अगर मैं बात करूं, सो ऑफ कोर्स दे विल नॉट कोलाइड, द आंसर इज दे विल नॉट कोलाइड। ठीक, बट पॉइंट यहां पर ये है कि इसे कैसे अप्रोच करें 2D को। सो अगर आप ऐसे दिमाग लगाओगे तो टफ पड़ेगा। मैं बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ और एकदम काम बन जाएगा। अभी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, इसलिए टेंशन हो रही है ना कि यार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अच्छा, रिलेटिव का लॉजिक क्या कहता है? एक रिलेटिव की ऑब्जेक्ट बहुत को अच्छी बात है, एक एक ऑब्जेक्ट को को रेस्ट रेस्ट पे करा दो। तो अरे भाई सोचो, अगर ये ऑब्जेक्ट यहीं रेस्ट पे हो जाए और सोचो ये ऐसे जा रहा है, कोलाइड हुआ क्या? No. नहीं हुआ। ये No. ऐसे जा रहा है, कोलाइड हुआ क्या? नहीं हुआ। नहीं। ये जब एग्जैक्ट ऐसे जाएगा तभी कोलाइड होने वाला है। समझ आया क्या? यस सर। बिल्कुल। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम दिमाग नहीं लगाएंगे, हम इसको रिलेटिव में कन्वर्ट कर लेंगे और काम हमारा बन जाएगा। क्योंकि रिलेटिव में एक रुक जाएगा और तुरंत हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो मैं देख लेता हूँ कि लेट्स से वी बी जो है मैंने दिया आपको 8 मीटर पर सेकेंड और चेक करना है वेदर दिस विल कोलाइड और नॉट। और इसके बाद मैं एक चीज और पूछूंगा कि व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ बी सो दैट दे कोलाइड। मतलब क्या होनी चाहिए कि वो कोलाइड कर जाए। अभी तो कोलाइड नहीं करेगा, मुझे पता है क्योंकि मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, बट आपको कैसे चेक करना है कि वो कोलाइड करेगा कि नहीं, तो देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, कन्वर्ट इट इनटू रिलेटिव मोशन। सो नंबर 1, कन्वर्ट इट इनटू रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन दो तरीके से कर सकते हैं। आपको पता ना, रिलेटिव मोशन दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? एक बार ए को रोक दो या फिर बी को रोक दो, जो तुम्हारा मन करे। ठीक है, मैं रिकमेंडेशन दूंगा भी कि कैसे करना चाहिए,
बट जो तुम्हारा मन करे। तो पहला मैं सॉल्व कर देता हूँ, दोनों सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। पहले हम सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व ए विद रेस्पेक्ट टू बी और सॉल्व बी विद रेस्पेक्ट टू ए। डन। अच्छा, अब देखते हैं। तो यार पहले ए की भी पोजीशन लिख लेते हैं। ए की पोजीशन क्या है? 0 0। डन। अच्छा, अब शुरू करते हैं। क्या किस में कन्वर्ट करना है हमें? हमें इस मोशन को करना है रिलेटिव में। तो रिलेटिव में करने के लिए दो चीजें चाहिए यार, पोजीशन चाहिए और बाकी सारी चीजें चाहिए। तो हम निकालेंगे क्या? पोजीशन आर। हमें क्या सॉल्व करना है? सॉल्व ए विद रेस्पेक्ट टू बी। सबको याद है? आर ए बी लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे आर ए माइनस आर बी। सबको ये चीज याद है पक्का? यस सर। ओके। अब क्या Yes, करते sir. हैं? कोऑर्डिनेट अलग अलग माइनस करते हैं प्रॉपर। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या क्या है भाई? 0,0 विल बी सब्ट्रैक्टेड विद 8,6 8,6। तो आंसर क्या आने वाला है भाई? माइनस का 8,6 minus आएगा। 8,6. तो -8, -6। दिस इज द पोजीशन ऑफ आर ए बी, मतलब पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। B. डन। अच्छा, तो ऐसे केस में क्या करना होता है? जिसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं उसको ओरिजिन पे रख देते हैं। डन। तो जिसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं उसको ओरिजिन पे रखते हैं। तो ये लाइन पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देन कीप बी एट ओरिजिन, क्योंकि बी तो रुक जाने वाला है ना। और यहाँ पर अगर हम ए के रेस्पेक्ट पे सॉल्व कर रहे हैं, देन कीप ए एट ओरिजिन। अब मैं बता रहा था कि देखो दोनों मेथड करेक्ट है, बट आपको कौन सा यूज करना है ये आपको चूज करना है। तो अच्छा बताओ, जिन लोगों को ये समझ में आ गई ब्लैक कलर से जो मैंने लाइन लिखी है, तो आप बताओ आप क्वेश्चन के लिए कौन सा एज्यूम करोगे? ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व करोगे या सेकंड पार्ट? क्या सेकंड लगता है? Second part. सेकंड पार्ट। मतलब स्मार्ट हो यार, सही है। समझ आ गया ना क्यों सेकंड सॉल्व करना चाहिए? क्योंकि ये ऑलरेडी ओरिजिन पे रखा है तो फील बेटर आएगा ना, क्योंकि Yes. हमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। इस चक्कर में हमें बी को पहले ओरिजिन पे लाना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा हो जाएगी। तो थोड़ा मुझे पता है आप क्वेश्चन देख के समझ जाओगे, जो ओरिजिन के पास है उसी को हमें रेस्पेक्ट में सॉल्व करना चाहिए, ताकि कोई टेंशन ना हो। तो जिसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं उसी को ओरिजिन पे रखते हैं। सो यहाँ पर मैंने ये चीज क्लियर की कि जिसे सॉल्व करेंगे उसी को ओरिजिन पे रख देते हैं और फिर निकाल लेते हैं पोजीशन। तो हमें पोजीशन पता चल गई। अच्छा, ये अभी इरेज करना पड़ेगा इसका मतलब मुझे। क्यों? क्योंकि पोजीशन कहाँ पे आ रही है? बहुत ही नेगेटिव में आ रही है। इसलिए थोड़ा सा मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये वाला पार्ट मतलब अभी करने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा इजी होगा। बट बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम है, मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा। तो ये बी है यार, ऑब्जेक्ट नंबर बी। तो ये बी क्या है? रेस्ट पर है। याद रखो ये बी है, इसे ओरिजिन पर रख दिया। और अच्छी बात ये क्या है, ये किस पे है? रेस्ट पे है, क्योंकि हम इसके रेस्पेक्ट पे सॉल्व करते हैं। नंबर 2, ए बी, पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो देखो बी के रेस्पेक्ट में ए कहाँ पर है? ए कहाँ पर है? यहाँ कहीं पर है -8. ए। तो ए है कुछ यहाँ पर, -8, -6 पर। डन। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या सॉल्व करना पड़ेगा? पोजीशन हो गया, अब स्पीड सॉल्व करेंगे। सो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। बी को कैसा लगेगा? सो ये होगा वी ए माइनस वी बी। बी अच्छा, B. वी ए विद वेक्टर, डू नॉट गेट कंफ्यूज, विद वेक्टर। ये किधर है? आई कैप है। मैं यहाँ पे साइड पे लिखता हूँ, आई के वी ए है 10 आई Plus कैप। I. ओके गुड। वी बी कितना है? -8 जे के Minus J cap. जे कैप, वेरी गुड। तो अभी हम करेंगे वी ए माइनस वी बी। ये हो जाएगा 10 आई कैप माइनस ऑफ -8 j cap. So the velocity will be, the relative velocity will be 10 I cap +8 जे f के plus 8 j cap. तो देखो इसका मतलब ए को क्या लगेगा? किस क्वाड्रेंट पे है वेलोसिटी? देखो ये किस क्वाड्रेंट पे है? फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। मतलब चांसेस हैं कि ये
कोलाइड कर सकता है। ये डायरेक्शन किसकी है? VAB की डायरेक्शन है, ठीक है। तो मैं भी चेक करके बताऊंगा कि कोलाइड करने वाला है या नहीं कोलाइड करने वाला है, वो तो हम देख लेंगे। बट हम पहले सेकंड सिनेरियो सॉल्व कर लेते हैं। क्या? पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, RB ये सॉल्व कर लेते हैं। फिर हो जाएगा RB माइनस RA। RB की पोजीशन देखें, सो इट इज 8,6 और ये पोजीशन कितनी है? 0,0। सो पोजीशन कितनी आ जाएगी? 8,6 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये ग्राफ बना लेते हैं और बहुत ही स्ट्रेट हमें पता है कि इस बार रेस्ट पे कौन है? ए कैसा है? रेस्ट पे है। डन। और बी की पोजीशन क्या है? 8,6 है। तो देखो यार, कुछ करना ही नहीं पड़ा हमें, बेसिकली फिगर हमें ज्यादा कुछ चेंज करना ही नहीं पड़ा। ये हमारा बी, ये क्या है? 8,6। प्रॉब्लम बस ये है कि हमें अभी क्या चाहिए होगा? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा? VB माइनस VA। VA कितना था? -8 J कैप माइनस ऑफ ये कितना होगा? -10 I I कैप। cap प्लस है फिर माइनस हो जाएगा। सो बेसिकली आंसर आने वाला है +10। हाँ, सो आंसर आएगा -10 minus I कैप माइनस 8 J कैप। तो देखो बेटा, माइनस माइनस है ना, बना लो तुरंत क्वाड्रेंट प्लान। थर्ड क्वाड्रेंट। माइनस माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में quadrant। जाएगा। तो बेसिकली इसकी जो स्पीड है वो किस तरफ है? इस तरफ है, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या? VAB। अब चेक करना है यार कि ये कोलाइड करने VBA वाला है कि नहीं। हाँ VBA, सॉरी VBA। अब चेक करना है कि कोलाइड करेगा कि नहीं। तो पहले बताओ, कोलाइड चेक करने से पहले क्या ये सेटअप सबको समझ में आया? R निकालना और V निकालना आया, रिलेटिव का R और V। डन। रिलेटिव का R और V निकालना, जस्ट सबट्रैक्ट करना है, जस्ट सबट्रैक्ट करना है। और ये भी पता चला कि जो ऑलरेडी ओरिजिन पर है उसी के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना चाहिए, तो इजी रहता है क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने सॉल्विंग क्राइटेरिया में। क्या? टू चेक। तो यार चेक करने का मैंने बहुत ही सिंपल तरीका बताया। क्या? कि एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से तभी पास होगा जब उसका वेलोसिटी एग्जैक्ट इस तरफ होगा। डन। अगर थोड़ा इधर उधर हुआ तो कोलाइड नहीं करेगा। सो टू चेक, अगर हम देखें, ऑब्जेक्ट विल कोलाइड only when its velocity is along the position। क्लियर? कब कोलाइड करेगा? जब वो पोजीशन है और उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाए, जिस डायरेक्शन में पोजीशन है, तभी दोनों कोलाइड करेंगे। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ V वेक्टर मस्ट मैच डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर। ठीक है, R पोजीशन। ठीक है। अच्छा, वेक्टर मैच करने का आपको एक चीज याद है? अगर मैंने कहा कि लिखा है 2I कैप प्लस 3J कैप, या सॉरी माय मिस्टेक, लेट्स से लिखा है YJ कैप और इज इक्वल टू यहाँ पर है 2I कैप प्लस क्या होगा? तो यार अगर x मैच कर रहा है तो कंपल्सरली किसे मैच करना पड़ेगा? y को करना पड़ेगा, तभी वेक्टर इक्वल होते हैं। तो अगर इन दोनों की डायरेक्शन इक्वल ही है, मतलब दोनों का x भी सेम होगा एंड y भी Y सेम भी होगा। ठीक है। या फिर डायरेक्शन निकाल सकते हैं कैसे? tan थीटा से। याद है tan थीटा? tan थीटा क्या हुआ करता था बताओ? slope स्लोप। मतलब Slope। y का कंपोनेंट अपॉन x का कंपोनेंट। by x कंपोनेंट। सो इसका मतलब बहुत ही सिंपल होगा। अगर मुझे दोनों की डायरेक्शन निकालनी है तो ये सिंपल होगा दैट vy by vx must match the y by x, distance in y, distance in x। क्लियर? ये क्राइटेरिया है टू चेक वेदर दे विल मीट और नॉट। मतलब उनका y कंपोनेंट y से मैच करना चाहिए, y by x जो आएगा
वही हमें स्पीड बाई एक्स चाहिए। तो चलो चेक करके बताते हैं इनका y और x कितना है और स्पीड कितना है। दे विल कोलाइड और नॉट। ओके, चेक करके देखते हैं। देखें पोजीशन कितनी आई थी इसमें, r वेक्टर कितना आया था। ये फर्स्ट हमने क्या सॉल्व किया था, a विद रेस्पेक्ट टू b। डन। तो मैं सारी चीजें यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखें आर ए बी दो केसेस सॉल्व किए थे हमने। आर ए बी देखें, आर ए बी क्या आया था, -8 आई कैप -6 जे कैप। डन। Yes. वेलोसिटी ऑफ ए बी क्या आया था, 10 I cap plus 8 J cap. ओके सो 10 आई कैप प्लस 8 जे कैप। ये यहाँ पे पोजीशन क्या आया था, यहाँ पे आया था 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए बी क्या आई थी, -10 आई कैप -8 जे कैप। ठीक है, अब मैंने क्या अभी समझाया कि जो वेलोसिटी के कंपोनेंट है वो किसको मैच करने चाहिए, बिल्कुल पोजीशन के कंपोनेंट को मैच करने चाहिए। पोजीशन मतलब एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अच्छा एक चीज ये बताओ, एक और कंफ्यूजन है, ये जो पोजीशन ऑफ बी टू ए है क्या ये डिस्प्लेसमेंट है। हमें पहुंचना किसको है, बी को ए के पास पहुंचना है ना। तो अगर बी की पोजीशन ये है तो ए को मूव किधर करना पड़ेगा, बी को इस तरफ मूव करना पड़ेगा ना। मतलब पोजीशन है ये, बट इसे मूवमेंट किस तरफ करनी पड़ेगी, जस्ट अपोजिट करनी पड़ेगी ना। सब लोग समझे। मैं एक चीज यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ आपको, क्या कि ये सपोज यहाँ पर है 3,8 में है, इसका पोजीशन वेक्टर होगा इस तरफ। लेकिन अगर इसे ए के पास आना है तो इसे डिस्प्लेसमेंट किस तरफ करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में ना, तब वहां पर वो पहुंचेगा। ठीक है, तो मैंने ऐसा एग्जैक्टली अभी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं देखा कि जिसमें अलग से पूछा हो, बट मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ इन केस फ्यूचर कभी कोई शीट में क्वेश्चन मिले तो आपको ये चीज ऐसा ना लगे कि यार बताया नहीं है सर ने क्या है ये। ठीक है, तो चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको कि डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, जो डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ेगा वो होगा -(r_ab)। ये याद रखना है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा, 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। सेम इधर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब जानते हो ना यार, एस वेक्टर। क्लियर। तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया आई गेस, बी विद रिस्पेक्ट टू ए था ये। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, -(r_b) विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा -8 आई कैप -6 जे कैप। तो यहाँ पे बेसिकली पोजीशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। ठीक, तो चेक करने के लिए कि ये कोलाइड करेंगे या नहीं, क्या करना है, ये लाइन सबको याद रखनी है। क्या, वी y बाय वी एक्स इज इक्वल टू बाय बाय y बाय एक्स। ये लाइन यार सबको याद रखनी है, ये करना है। तो अगर ये मैं चेक करूं तो देखो क्या हो जाएगा, 8/10 ये हो गई स्पीड इज इक्वल टू 8 y में क्या है 6/8। चेक करो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4/5 और ये कितना आ जाएगा 3/4। ये इक्वल है क्या, नहीं है, नहीं है। क्लियर। सो दैट मीन्स दे विल नॉट मीट। याद है मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था दे विल नॉट मीट। अच्छा, अभी इतना सारा मैंने डिटेल सॉल्व किया, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए किया है। एग्जाम में इतना नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सोचो एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया है, देखना एग्जाम में कितना स्पीड से चेक होगा। सब लोग देखें एग्जाम में मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि ए ओरिजिन पे, तो मैं सॉल्व भी कैसे करने वाला हूँ, विद रिस्पेक्ट टू A. बी।
सॉरी विद रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है। सो बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो पोजीशन क्या आ जाएगी, आर बी ए, दोनों को माइनस कर देंगे, आर बी माइनस आर ए। तो जब मुझे पता है कि ये ओरिजिन में तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, हमें पता है 8i + 6j ही आएगा। वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए करेंगे, तो बी विद रेस्पेक्ट टू ए मतलब बी कितना है, -8 8 जे कैप, सो -8 जे कैप, और ये -8 -10 -10 आई कैप, ठीक। तो इन्हें अच्छे से लिख लूंगा मैं, -10 आई कैप लिखूंगा और -8 जे कैप लिखूंगा। अब सिंपल सा देखूंगा, मुझे पता है कि इसका अपोजिट साइन होगा डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ मैं ये चेक करूंगा तुरंत तेजी से कि ये आई के रेशियो और जे के रेशियो मैच कर रहे हैं या नहीं। डन। सो मैं तुरंत चेक करूंगा कि 8/10 मैच कर रहा है क्या 6/8 को, नहीं कर रहा, मतलब नहीं कोलाइड करेंगे। क्लियर? तो टारगेट पहले समझ में आना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। बाकी क्वेश्चन तो मैं आपको बहुत फास्ट करना सिखा दूंगा, बट ये चीजें फील होनी चाहिए जो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि कोलाइड तो तभी हो सकता है जब वो उसी की डायरेक्शन में जा रहा हो। डन। तो दोनों का tan थीटा इक्वल होगा, मतलब दोनों का रेशियो इक्वेट कर सकते हैं। इवन मैं तो ये तक भी बोलता हूँ कि कभी सपोज आपका मन है कुछ अलग करने का, जैसे v को डिवाइड नहीं करना है, तो कभी कभी मैं स्टूडेंट को ये भी रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप कंफर्टेबल हैं ऐसा कि y की स्पीड अपॉन y का डिस्टेंस इज इक्वल टू x की स्पीड अपॉन x का डिस्टेंस, सो ये भी कर सकते हो, ठीक है, ये भी कर सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ओके ही है। क्योंकि कई बार होता है ना जल्दी जल्दी कि जो जिसके सामने जल्दी से रेशियो निकाल ले, मतलब मैं एग्जैक्टली क्या समझाना चाह रहा हूँ कि सपोज मुझे यहाँ पर vy/y और vx/x करना होता, तो मतलब फील ज़्यादा बेटर आता है, कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, i को i के साथ डिवाइड और j को j के साथ डिवाइड, ठीक है। तो ये भी हम कर सकते थे, कैसे 8/6 और यहाँ पर 10/8, ठीक है। तो ये भी कर सकते थे, तो मैंने जस्ट यहाँ पे आपको मेथड एक्सप्लेन किया है। तो मैं ये वाला जो है सेक्शन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है सिमिलर है, बिल्कुल दे विल नॉट कोलाइड, सिमिलर सेक्शन है। डन। तो इस तरीके से हमें पता चला कि दे विल नॉट कोलाइड। अभी बताओ किसी को चेक करने में डाउट है, चेक करने में किसी को कोई डाउट है कि कोलाइड करेंगे कि नहीं? क्या स्टेप्स है, रिलेटिव में कन्वर्ट करो और रेशियो चेक कर लो, चाहे ये सॉल्व कर लो या फिर ये वाला सॉल्व कर लो, जो आपको बेटर लगे। डन। अच्छा, अब देखते हैं नंबर 2। तो क्या जुगाड़ होना चाहिए, क्या करना चाहिए कि वो कोलाइड कर जाए? डन। तो अब क्वेश्चन को चेंज करते हैं। देन क्वेश्चन चेंज हो गया, देखें व्हाट शुड बी स्पीड ऑफ बी so that they collide। समझ आया? तो इसका मतलब देखो अब क्वेश्चन बदल गया, क्वेश्चन ये हो गया कि यार ए तो ठीक है, ए की स्पीड कितनी है 10, बट बी की स्पीड अब हमें नहीं पता, डायरेक्शन नहीं बदल देनी है, डायरेक्शन यही है, ठीक है। अब कुछ लोग सोचेंगे ना सर अगर वो डायरेक्शन ऐसे कर दे कुछ, नहीं डायरेक्शन नहीं बदलनी है, क्वेश्चन में गिवन है कंसिडर इट कि डायरेक्शन नहीं बदलनी है, तो क्या होनी चाहिए ये स्पीड। डन। तो इस स्पीड को मान लो कुछ कि ये स्पीड कितनी है vy है। डन। अब देखना रिलेटिव में सॉल्व कर देते हैं यार इसको, तो रिलेटिव में सॉल्व करें तो अभी पूरा आपको फिर से पूरा सॉल्व करने की जरूरत उतनी खास है नहीं, मतलब चाहिए तो हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। देखें मैं सारी चीजें लिखूंगा फिर से, आर बी ए, पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, क्लियर। तो वो क्या आ जाएगी 8i कैप + 6 जे कैप। जे कैप। फिर मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए कितना होगा, -8i कैप -6 जे जे कैप। फिर मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ बी
विद रेस्पेक्ट टू ए। जब आप कई सारे क्वेश्चन कर लोगे तो इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा आपको, आप ये फील करोगे कि ये लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप ऐसे मन में ही कर लोगे कि क्या सॉल्व होगा। वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, डन। तो मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, तो ये आएगा -10 आई कैप माइनस वी वाई जे कैप, डन। और अभी हमने बताया टू कोलाइड क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जल्दी से बताएं। एक्स ये एक्स से मैच करा दो और वाई Y वाई से मैच करा दो, क्योंकि मैंने बताया कि मैं पर्सनली, मेरा जो ओपिनियन है, मैं ये वाला यूज नहीं करता हूँ, मैं पर्सनली ये वाला यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे वो बेटर लगता है कि वाई का वाई से डिवाइड करा दो और एक्स का एक्स से डिवाइड करा दो। तो देखना आंसर आ जाएगा बहुत ही तेजी से। इसका मतलब आंसर होगा 8/10 इज इक्वल टू, जरूरी नहीं है कि स्पीड पहले हो, क्योंकि ये तो मैथमेटिकल रेशियो है ना कि आप कुछ भी डिवाइड कर सकते हो। सो 10/8 विल बी इक्वल टू वी वाई बाई 6। क्लियर। तो अभी सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लें। तो ये कितना हो जाएगा 5/4, ठीक है, और ये भी एक बार कट होगा तो 3 आ जाएगा, ये 2 आएगा, सो 15/2 मतलब 7.5, डन। सो v की वैल्यू कितनी आ गई, 7.5 मीटर पर सेकेंड। जब ये इस स्पीड से जाएगा तो वो डेफिनेटली कोलाइड करेगा, डन। अब बताओ किसी को डाउट की नहीं, ओके है। सर हाँ Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट 8 माइनस के लिए -8 -6 ओके, ये मैंने अभी समझाया ना। देखो इधर, सपोज किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, ये इसका पोजीशन होता है इसकी तरफ एरो, तो अगर इसे ए के पास आना है, बी को ए के पास आना है, तो वो डिस्प्लेसमेंट कैसा ट्रेवल करेगा, इस डायरेक्शन में करेगा ना। सो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ पोजीशन, ओके। हाँ चले कोई बात नहीं, ठीक है, गुड। तो मुझे लगता है ये अभी आप लोग कैलकुलेट कर लोगे ये सारी चीजें, इसमें कोई डाउट। एग्जांपल दूं एक नेक्स्ट, Yes, sir. ओके। Yes, sir. सो लेट्स सी देन।
ओके गुड, शिव प्रसाद वेरी गुड। बाकी लोग भी सॉल्व करें, गुड। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड आर्या कुंडरे, वेरी गुड। समर्थ नॉट करेक्ट। चलो कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। देखो यार, रिलेटिव जो समझना है वो तो मतलब बहुत ही अच्छे से करना है, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। मैं सॉल्व करता हूँ, देखें। चले आंसर करना बंद करेंगे अभी, अभी आंसर नहीं करें। अभी समझे यार, इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार डिटेल करता हूँ, सारे स्टूडेंट्स यार समझें। मैं इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करता हूँ, सारे स्टूडेंट फिर से समझें, ठीक है। अभी देखो क्या कोई ओरिजिन पर है क्या, नहीं है, बट बेटर है कि हम एक ओरिजिन पे ले आए। तो ए आ गया हमारा कहाँ पर, ओरिजिन पर। हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ए हमारा आ गया ओरिजिन पर और रेस्ट पर आ गया। तो पहले सॉल्व करेंगे पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बहुत तेजी से करना है यार। देखो बी की पोजीशन कितनी है, 8,5 माइनस 2,0। अब कुछ स्टूडेंट को टेंशन हो रहा होगा कि यार करते क्या है, करते ये हैं भाई कि x को x के साथ सॉल्व करते हैं और y को y के साथ सॉल्व करते हैं, ये पैटर्न है यार बस। तो देखें पोजीशन कितनी आ जाएगी, इसका मतलब आ जाएगी 8 में 2 जाए माइनस होगा, आएगा 6, 5 माइनस 0 मतलब 5। ये हो गई पोजीशन। तो बी की पोजीशन कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई 6,5। सो पोजीशन आ गई बी की 6,5। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, फिर इसका मतलब माइनस लगा देंगे, -6 आई कैप जाना पड़ेगा, -5 जे कैप जाना पड़ेगा। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट मतलब नथिंग बट नेगेटिव ऑफ पोजीशन। तो कितना हो जाएगा, -6 आई कैप -5 जे कैप। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। लास्ट वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जल्दी से करें। बी विद रिस्पेक्ट टू ए मतलब बी की स्पीड ऑलरेडी किस तरफ है, माइनस आई कैप की तरफ है, ठीक है, -2 आई कैप। ये हो गई बी माइनस ए की स्पीड क्या है हमें नहीं पता, बट जे कैप की तरफ है, पॉजिटिव जे कैप की तरफ है। तो मैं इसे मान लेता हूँ वी ए है, बट किस तरफ है, ये पॉजिटिव जे कैप की तरफ है। तो देखो इसका मतलब सॉल्व क्या हो गया, ये हो गया -2 आई कैप माइनस वी ए जे कैप। अब क्या लॉजिक है यार, दिमाग तो लगाना ही नहीं है अभी, कुछ भी नहीं लगाना है यार। अभी सिर्फ एक फंडा है, क्या फंडा है कि इनका जो रेशियो है वो मैच करना चाहिए, तभी ये बिल्कुल यहाँ से कोलाइड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो आप समझ गए यार, टू मीट और कोलाइड क्या होना चाहिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, वी वाई बाय वाई कर दो, वी एक्स बाई एक्स कर दो, हमें इसकी ज़्यादा हैबिट रखनी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखें इसका मतलब क्या होगा, डिवाइड कर लेते हैं, वी एक्स को ही कर लो, किसी को कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा 2/6 इज इक्वल टू वी ए बाई 5। किसी को कोई टेंशन यहाँ पर नहीं, तो इसका मतलब वी ए का आंसर कितना आ जाएगा, 5/3, सो विच इज 1.66 मीटर पर सेकेंड। सो बहुत ही अच्छा यार, बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर कर दिया था। सो बहुत ही अच्छी बात है यार, वेरी गुड यार एवरीवन।
बट जिन लोगों ने नहीं किया है वो अभी पूरा एक देख लें प्रोसीजर और बताएं। अगर अभी भी उनको कुछ डाउट आ रहा है तो बताओ। बहुत ही सिंपल सिनेरियो है यार, समझ आया या नहीं बताओ, ये पहले बताओ यार, किसी को डाउट हो तो बताओ। हाँ, न्यू जरूर है, आपके लिए एकदम न्यू है, मैं बता रहा हूँ एकदम न्यू है, इसलिए मैं कंपलसरी बोल रहा हूँ ये लेक्चर रिवाइज करने को, क्योंकि अगर ये लेक्चर रिवाइज नहीं किया तो आगे के लेक्चर तो बिल्कुल नहीं समझ में आएंगे यार, क्योंकि रिलेटिव ही चलने वाला है, कॉम्प्लिकेट होती जाएंगे सिनेरियो। तो जिनको ये नहीं समझ आया उनको फिर आगे तो और टफ पड़ेगा, इसलिए मैं कंपलसरी बोल रहा हूँ लेक्चर रिवाइज करना बिफोर अटेंडिंग नेक्स्ट लेक्चर। Sir, please explain again. ओके, विच पार्ट? Displacement. ओके विश्वेश, देखिए डिस्प्लेसमेंट अभी बताया था मैंने फिर से कि यार अगर एक की पोजीशन इस तरफ है, पोजीशन मतलब होता है ये एरो, इसकी पोजीशन इस तरफ है और सोचो इस बंदे को यहाँ पर आना है, ये पॉइंट है बी, इसे ए के पास आना है, तो यार ए के पास आना है तो डिस्प्लेसमेंट इसका जस्ट अपोजिट होगा ना। Yes, sir. तो जो मैंने पोजीशन निकाला है उसका जस्ट अपोजिट होता है डिस्प्लेसमेंट, इस बात को ऐसा याद कर लो। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू यू नीड टू रिवाइज द लेक्चर, क्योंकि सारी चीजें एकदम नई है, डिस्प्लेसमेंट एकदम नया है आपके लिए कि इट इज नेगेटिव ऑफ पोजीशन। ओके चले, तो यहां तक बातें हो गई कि कोलाइड नहीं करेगा तो हमने कोलाइड भी करा दिया, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। कोलाइड नहीं कर रहा था और हमने उसे कोलाइड करा दिया, बट कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि यार कोलाइड नहीं कर रहा तो गया कहाँ से। समझे क्वेश्चन, समझे कि यार देखो पहले मैंने एक क्वेश्चन क्या कराया आपको कि यार ये ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा था, ऐसे चला गया, ये यहाँ पर था, कोलाइड नहीं किया, दिख रहा है ये ऐसे चला गया इसका v वेक्टर, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो तो ऐसा है, कोलाइड नहीं किया, ठीक। अच्छा अब यार प्रॉब्लम समझना कि अगर कोलाइड नहीं किया तो हमने v को चेंज कर दिया और कोलाइड करा दिया, अच्छी बात है, लेकिन अगर उसका मन नहीं है कोलाइड करने का तो ये भी पूछता है कि कितना पास से निकल गया। सपोज एक पर्सन था और यहाँ से किसी ने फायर किया, बॉम्ब फायर किया या बुलेट फायर की, तो ये एकदम बिल्कुल देख रहा है मूवमेंट कि कितनी पास से निकल गई ये बुलेट, ठीक है। सो आपने ये वर्ड सुना होगा क्लोजेस्ट डिस्टेंस, याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. क्लोजेस्ट डिस्टेंस याद है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। Sir. तो यहाँ पर भी हम यही देखेंगे कि सबसे क्लोजेस्ट कितना हुआ, बताओ क्या निकालेंगे सबसे क्लोजेस्ट, मतलब कौन सी डिस्टेंस निकालेंगे? क्लोजेस्ट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये सबको समझ आया क्लोजेस्ट डिस्टेंस मतलब? अच्छा तो सोचो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये ए है, सुनेंगे सब लोग, ये बी है, हमें पता है ए बी का पोजीशन वेक्टर ये है, ये रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया, बट हमें पता है कि यार उसका वेलोसिटी ये येलो हाईलाइट करा दिया मैंने, ये इधर से निकल गया। तो जब पता है कि कोलाइड नहीं करेगा तो एक क्वेश्चन होता है कि कोलाइड करेगा कब, हम स्पीड चेंज कर दें। एक क्वेश्चन होता है कि यार स्पीड नहीं चेक करे, आप बताओ कि कितना पास से निकल गया। सो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिव्स यू द क्लोजेस्ट डिस्टेंस। समझ आया? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मैथ लगानी पड़ेगी, ये आपको पता ही है, ये थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ एंगल करना पड़ेगा और काम बन जाएगा। तो मैं थोड़ा सा सॉल्व कराता हूँ कि कैसे चेक करते हैं डिस्टेंस इफ when they do not collide then closest distance। ओके सो अगर वो कोलाइड नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या फाइंड करना है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस। क्लियर? तो याद है पहला वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हम पिक करते हैं और मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा। ऑल्दो
फिर से एक पूरा नया क्वेश्चन भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस किस तरीके से हम अलग अलग निकाल सकते हैं। तो पहले लिखें कि ये डिस्टेंस होगी क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस के बारे में पहले मैं लिख देता हूँ यार, ये है क्या, इट विल बी perpendicular distance of velocity vector from the point of observation. मतलब किसके लिए हम क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हैं, उसके लिए हमारे पास वो काम बन जाएगा। ठीक है, तो अभी याद है हमने ए बी वाला सॉल्व किया था, ये ए था, ये पॉइंट बी था। ठीक है, बी की लोकेशन क्या थी, 8,6। डन। अच्छा, वी ए बी कितना था, स्पीड कितनी थी वी बी ए, याद आ रहा है, -10 आई कैप -8 जे कैप। ठीक है, ये ऐसा एक क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ। तो पहले मुझे बताओ कि पोजीशन का एंगल ज्यादा है या इसका एंगल ज्यादा है, चेक करके बताओ। एंगल ऑफ पोजीशन ज्यादा है या एंगल ऑफ वेलोसिटी ज्यादा है? तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ, टेंशन नहीं लेना। ओके, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं एंगल ऑफ पोजीशन। एंगल ऑफ पोजीशन लेट्स से tan θ1, समझेंगे, tan θ1 एंगल ऑफ पोजीशन, वो कितना होगा, tan θ1 कितना होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब कितना, 8/6। क्लियर, तो ये कितना आ जाएगा, 4/3। अच्छा, नेक्स्ट फिर हम क्या सॉल्व करें, नेक्स्ट एंगल ऑफ वेलोसिटी। सो देखें वेलोसिटी का एंगल क्या हो जाएगा, tan θ2। अच्छा, tan θ2 समझ जाए, वर्टिकल परपेंडिकुलर कितना है, 8 डिवाइडेड बाई 10, कितना आ जाएगा, 4/5। ठीक, तो ये 4/3 और ये 4/5 है, मतलब किसका एंगल ज्यादा है, पोजीशन का एंगल ज्यादा है। तो मैं फिर ये यहाँ पे बोल रहा हूँ θ2 इज ग्रेटर देन θ1। तो बताओ कि वो जो पार्टिकल है वो ऐसा नीचे से निकल जाएगा या ऊपर से निकल जाएगा, ऊपर से रहेगा ना। अभी कॉमन सेंस वाला बात हो गया ना, ये θ2 है, ये θ2 है, हाँ, और ये है कुछ θ1, ये क्या है, वेलोसिटी। सो ये है वेलोसिटी और ये है आपका पोजीशन। ठीक है, आर। तो अब ये थोड़ा सा पहले से निकल गया, ये θ1। तो इसका मतलब हमें क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, हमें इस पे क्या डालना है, परपेंडिकुलर डालना है। ये जो परपेंडिकुलर है हमारा, ये जो हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला है, यही हमारी क्या है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस। क्लियर, अभी वो तो निकालेंगे कैसे भाई, ये भी तो बताएं कि ये डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, कोई बताए, कोई हेल्प करे, कैसे निकालेंगे ये डिस्टेंस। अच्छा, हमें पता क्या है, आर पता है। अच्छा, तो ये बेसिकली एक परपेंडिकुलर है किस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का, समझ आ रहा है। हाँ, ये इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, θ2 - θ1 का, और कौन सा कंपोनेंट है,
परपेंडिकुलर वाला। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लोजेस्ट डिस्टेंस। देखें क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितनी आएगी, ये आएगी जो हमारा r होगा इनटू साइन θ2 माइनस θ1। समझ आया यार सबको? सर ये θ2 इज ग्रेटर देन θ1 कैसे आया? ये वैल्यू ना, ये वैल्यू छोटी है θ1 की और ये वैल्यू बड़ी है। सॉरी माय मिस्टेक, एक सेकेंड है, सब गड़बड़ हो गया फिर तो। θ2 छोटा है ना, यस सर। थीटा, अरे सही है, नेम बस गड़बड़ हुआ है, करेक्ट। नेम चेंज हुआ है बस। θ2 वेलोसिटी वाला है और θ1 है पोजीशन वाला, ठीक है। तो इसका मतलब θ1 ज्यादा है θ2 से, θ1 इज ग्रेटर देन θ2, क्योंकि ये वैल्यूज देख लो, ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज्यादा है। सो 4/3 ज्यादा है 4/5 से। क्लियर? तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा θ1 माइनस θ2। समझ आया क्या? ओके, और भी डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, वो जब प्रैक्टिस करेंगे आप, डीसी पढ़ने में क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको वहां पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। डन? ओके, ठीक है, गुड। पक्का सबको ये समझ में आया क्लोजेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? चले, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस हो गया। अब हम एक और चीज निकालते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक स्पेशल पॉइंट लिखा देते हैं। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। क्वेश्चन में पता है आपसे क्या पूछता है? शिव प्रसाद यार अपना माइक ऑफ रखें, बहुत इंटरफेरेंस आता है आपके माइक पे, बार बार ऑन कर ले तो यार आप, विदाउट एनी पॉइंट। देखें, इट इज एक्चुअली क्वेश्चन जो है, स्पेशल पॉइंट है, वो किसके बारे में? एक नया टर्म है, एक बिल्कुल नया टर्म है, अप्रोच वेलोसिटी करके। कोई बताएगा अप्रोच वेलोसिटी से मतलब क्या हो सकता है? सपोज ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये ए है, ये बी है, ठीक है। इन दोनों के पास कोई भी रैंडम स्पीड है, हमें नहीं पता लेट्स से क्या है। तो क्या लगता है अप्रोच वेलोसिटी मतलब क्या चीज है? ओके, तो मैं आपको समझा देता हूं अप्रोच वेलोसिटी क्या चीज है। पहली बात तो आपको समझना है, अप्रोच वेलोसिटी में और में not be the velocity of b with respect to a। मतलब अप्रोच वेलोसिटी इज नॉट एग्जैक्टली द रिलेटिव वेलोसिटी। समझे? अप्रोच वेलोसिटी इज नॉट ऑलवेज द रिलेटिव वेलोसिटी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये रिलेटिव वेलोसिटी ही है, नहीं। ये क्या चीज है? अगर दोनों कोलाइड करने वाले हैं तो इट विल बिकम द रिलेटिव वेलोसिटी। अदरवाइज सिंपली बोलें, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें, अप्रोच वेलोसिटी, अप्रोच velocity is the speed of b towards a। क्लियर? तो b, स्पीड ऑफ b टूवर्ड्स a का बिल्कुल मतलब नहीं है कि vb माइनस va कर दो, ये बिल्कुल नहीं है इसका मतलब। देखें डिफरेंट सिनेरियो में कैसे अप्रोच वेलोसिटी बदल सकती है। समझें अप्रोच वेलोसिटी कैसे बदल सकती है? देखें, मैं केसेस बना के बता रहा हूँ और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज ये ए की वेलोसिटी है, ठीक है, समझेंगे, ये है va
ये है VB। डन। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया रिलेटिव में, तो आपने इसको कन्वर्ट कर दिया रिलेटिव में, ये आ गया रिलेटिव। समझिएगा सब लोग यार। सपोज भी यहाँ पर है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये ए है। लकीली अगर दोनों कोलाइड होने वाले हैं तो क्या सिचुएशन आएगी कि जो VAB है वो भी किस तरफ पॉइंट कर रहा है, बी की तरफ ही पॉइंट कर रहा है। दोनों कोलाइड करने वाले हैं। क्लियर। अगर कोलाइड करने वाले हैं तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ही रिलेटिव वेलोसिटी बन जाएगी। मतलब इफ दे कोलाइड, अगर आपको पता है कि वो कोलाइड करने वाले हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो बी की ए के तरफ स्पीड है वो ही क्या है हमारी अप्रोच वेलोसिटी बन जाएगी। सो इसका मतलब VAB इज अप्रोच वेलोसिटी। ये एकदम नया टर्म है अप्रोच वेलोसिटी, समझे। बट सोचो अगर वो कोलाइड नहीं होने वाले, लेट से वो ऐसे निकल जाने वाले हैं, दिस इज VB। तो इसका मतलब प्रॉब्लम ये होगा कि F when they are not colliding, if they do not collide, तो बताओ अप्रोच वेलोसिटी कैसे डिफाइन है, वेलोसिटी ऑफ बी टुवर्ड्स ए। क्लियर। तो इसका मतलब ये जो वेलोसिटी ऑफ BA है, बट वो किसके तरफ होनी चाहिए एग्जैक्टली, B के तरफ होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो एग्जैक्ट B के तरफ होती है उसी वाले को हम बोलते हैं क्या, अप्रोच वेलोसिटी। सो बेसिकली अप्रोच वेलोसिटी क्या हो जाएगी फिर, इसका मतलब इस वाली वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हो जाएगा। सो V अप्रोच की अगर बात करें हम यहाँ पर, V अप्रोच, तो ये क्या हो जाएगा, VBA का कंपोनेंट हो जाएगा cos थीटा। अगर ये क्या है, थीटा है, ये θ1 माइनस θ2 होगा एग्जैक्टली तो ये यहाँ पर cos थीटा हो जाएगा। सबको समझ आया यार। अप्रोच वेलोसिटी मतलब होता है जो डायरेक्ट पॉइंट करे उसकी तरफ, वही तो अप्रोच का मतलब है ना। अप्रोच का मीनिंग है कि ए डायरेक्टली पॉइंट करे बी की तरफ, तो अगर वो कोलाइड करेगा, कोलाइड करेगा मतलब ऑलरेडी पॉइंट कर रहा है, और अगर कोलाइड नहीं करेगा तो पॉइंट नहीं कर रहा है, उस केस में फिर क्या करेंगे, उसका कॉस कंपोनेंट निकाल लेंगे। तो बताएं यार, ये Yes, टर्म sir. समझ में आया, अप्रोच वेलोसिटी सबको समझ में आया क्या करना होता है। ओके। तो अब मैं एक फाइनल पूरा क्वेश्चन देता हूं आप लोग के लिए, आप लोग के सॉल्विंग के लिए। डन। एक और अच्छा क्वेश्चन, तो एक और एग्जांपल देता है जो कि प्रीवियस एग्जांपल से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, प्रीवियस एग्जांपल में थोड़ा सा डेटा हमने कम रखा, अब हम डेटा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं लेट्स से। तो
ओके तो यार ये देखो, ये क्वेश्चन यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। समझो, अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन को देखें तो आप थोड़ा कॉमन सेंस से गेस लगा सकते हैं कि वो कब कोलाइड करेंगे कि नहीं। अभी तो कॉमन सेंस तो आप भूल ही जाओ यार एकदम। कॉमन सेंस से तो बहुत टफ पड़ेगा कि ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, चेक करना है कि कोलाइड करेंगे कि नहीं। समझ में आया? कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन बहुत टफ पड़ जाने वाला है, तो आपको कॉमन सेंस लगाना ही नहीं है, बहुत ही सिंपली चेक करना है मैथमेटिकली। प्रॉब्लम ये है, याद है अभी हम वी ए माइनस वी बी कर रहे थे, याद है? अच्छा, वहां पे वी बी क्या था? सिंपल जे कैप था भाई, याद आ रहा है या नहीं? Yes, sir. अच्छा, अभी प्रॉब्लम क्या है कि वी बी एक ऑलरेडी क्या हो गया है? वेक्टर है। तो वीबी को आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? वीबी के कंपोनेंट करके वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको बोलूंगा फर्स्ट राइट वीबी इन वेक्टर फॉर्मेट, और फिर उसके बाद सॉल्व करो क्वेश्चन। डन। तो फर्स्ट राइट वीबी इन वेक्टर फॉर्मेट और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन सिंपल है कि check whether they will collide or not. So check whether they'll collide or not. और प्रॉपरली चेक करना है, सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि सर ऐसा लग रहा है कि कोलाइड नहीं करेंगे या करेंगे, ठीक है? वो तो मुझे पता है कि आंसर क्या आएगा, कोलाइड करेंगे कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जब हम बनाते हैं तो वैल्यूज सोचते हैं कि कोलाइड कराना है नहीं कराना है। तो हमें ये तो पता है कि कोलाइड नहीं करा रहा है, बट कब करेगा वो चीज़ें आप भी थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या ट्राई करना है कि वो कोलाइड कर जाए। ओके, तो ये भी कर लेते हैं। अच्छा, देन फाइंड स्पीड ऑफ बी so that they collide. तो बेसिकली चेक नहीं, प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रूव दैट दे विल नॉट कोलाइड। अब मुझे पता ही है कि नहीं कोलाइड कराना है उन्हें, दे विल नॉट कोलाइड। तो आपको बेसिकली प्रूव करना है दे विल नॉट कोलाइड एंड फाइंड द स्पीड ऑफ बी सो दैट दे कोलाइड। नंबर ध्यान देना है, डोंट चेंज द डायरेक्शन और डायरेक्शन बीइंग द सेम। ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना है कि बी की डायरेक्शन नहीं बदलना। तो स्टेप 1 तुरंत लिखना है, बी वेक्टर जल्दी से लिखो और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यार बी वेक्टर लिख गया सबका? यस वेरी गुड यार। देखो मैं बी वेक्टर खुद लिख देता हूँ, ये 37 डिग्री है। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि वेक्टर मतलब उसके दो एक्सिस में कंपोनेंट निकालना। तो जिसके साथ थीटा गिवन है वहां पर क्या आएगा? इनटू में कॉस थीटा, और जिसके साथ नहीं गिवन है उसमें आएगा साइन थीटा। तो देखो ये किस तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव आई में जा रहा है और ये नेगेटिव जे में जा रहा है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर दैट जो वी बी वेक्टर होगा वो दिखेगा आपको cos 37 के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा v cos 37 डिग्री, ये होगा माइनस जे कैप में। तो पहले मैं आई कैप वाला लिख लेता हूँ, v sin 37 ये होगा आई कैप में और ये होगा माइनस जे कैप में v cos 37, ये होगा माइनस जे कैप वाली डायरेक्शन में। तो वी बी पहले सॉल्व करके तुरंत रख लिया हमने। क्या हो जाएगा? v इट इज 10 इंटू साइन की वैल्यू कितनी होगी? साइन 37 इट इज 3/5 आई कैप माइनस 10 इंटू इट इज 4/5 जे कैप। तो आंसर आ गया वी बी का
वीबी का आंसर सबको आ गया, कितना होगा? इट इज 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप। क्लियर? तो यहाँ पर लिख लेते हैं, फाइनली वीबी वेक्टर आएगा 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप। अब जल्दी से रिलेटिव वाला सॉल्व करते हैं सारा कुछ और प्रूव करें कि वो कोलाइड नहीं करेंगे। यार आज का लेक्चर तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया, मतलब टाइम पता ही नहीं चला, टाइम हो गया। तो यार ये क्वेश्चन आप लोग सेकंड पार्ट आप लोग सॉल्व करेंगे, सेकंड पार्ट मैं कल डिस्कस करूंगा। फर्स्ट पार्ट मैं इसको सॉल्व करके चेक करा देता हूँ आपको कि ये कोलाइड करेगा कि नहीं। देखो इवन मुझे फिगर भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे फिगर भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, मैं तुरंत सॉल्व करूंगा बी विद रेस्पेक्ट टू ए। डन। आपका मन कुछ और सॉल्व करने का, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आर बी ए डन। पोजीशन ऑफ बी तो वो कितनी है 12,24 माइनस 2,0, तो क्या आ जाएगी पोजीशन? पोजीशन आ जाएगी 10,24। सबको समझ में आई पोजीशन? इसका मतलब ये कितनी है 10 आई कैप प्लस 24 जे कैप। तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो जाएगा यार? Negative. माइनस 10 आई कैप माइनस Minus 24 J cap. जे कैप। देखो मैं फिगर भी नहीं देख रहा हूँ, मुझे कुछ जरूरत भी नहीं है, हमें अब डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए कि क्या करना है, तेजी से करना है। वी बी माइनस वी ए मतलब वेलोसिटी ऑफ बी। सो वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है 5 cap. 5 आई कैप। बहुत अच्छे यार। तो इसका मतलब देखो आंसर कितना होगा, आई को आई के साथ सॉल्व करेंगे तो I cap minus 8 J cap. 8 जे कैप। वेरी गुड। सो अभी यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। सो चेक कर लेते हैं क्या हो जाएगा। 10/1 देख रहे हैं ना, 10/1 नॉट इक्वल टू, अच्छा सॉरी, विद प्रॉपर साइन एक्चुअली लेना होता है। अगर मैं ना एक्चुअल बताऊं अगर आपको तो इस तरह लेना होता है -10 प्लस आई -24 -8। क्लियर? सो दे आर नॉट इक्वल, सो दे विल नॉट कोलाइड। ओके, तो ये पार्ट हो गया प्रूव कि यार उनके रेशियो मैच नहीं कर रहे हैं तो ये कोलाइड नहीं करेंगे। अब हमें स्टेप 2 क्या सॉल्व करना है? when they will collide. VB so that they collide। तो इसका मतलब ये होगा कि यार VB फिर से सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमें VB तो पता ही नहीं है। क्लियर? हमें VB तो पता नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, ये क्वेश्चन आप लोग को आज का लेक्चर घर पे एक बार रिवाइज करना चाहिए, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। अब हमें ये 10 नहीं गिवन, अब हमें ये V एज्यूम करना है, ठीक है। सो VB अब हमें एज्यूम करना है कि V साइन थीटा साइन 37 आई कैप होगा माइनस V कॉस 37 जे कैप होगा। अब हमें ये एज्यूम करके रखना है VB। समझ आया क्या सबको? तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/5। तो ये होगा 3V/5 आई कैप माइनस ये कितना हो जाएगा 4V/5 जे कैप। डन। अच्छा नेक्स्ट क्या था? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। याद है डिस्प्लेसमेंट? नहीं, अभी तो पोजीशन भी चाहिए होगी, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट ऊपर से ही देख सकते हैं। क्लियर? तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्प्लेसमेंट होगा -10 आई कैप माइनस 24 जे कैप। ठीक है, समझे सब लोग? 24 जे कैप। अब
एक चीज चाहिए कि वेलोसिटी भी चाहिए, सो वेलोसिटी ऑफ हमें BA चाहिए, सो वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। सो अब देखो पहले वो वैल्यू थी, अभी ये वैल्यू नहीं है, तो इसे प्रॉपर ही लिखा रहने देंगे 4V माइनस 5 माइनस कितना आई कैप था वो 5 I cap. 5 आई 5 कैप, आई कैप माइनस 5 आई कैप। क्लियर? तो आई कैप को आई कैप के साथ सॉल्व करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 3V बाई 5 माइनस 5, ये हो गया क्या आई कैप माइनस 4V बाई 5 जे कैप। क्लियर? अब Yes, sir. अब मैच कर लेते हैं रेशियो टू कोलाइड। क्या कंडीशन हो गई टू कोलाइड के लिए? रेशियो क्या करने चाहिए, मैच होने चाहिए। सो मैच करा देते हैं रेशियो, क्या -10 मैच करना चाहिए किससे 3V बाई 5 माइनस 5 से, और ये -24 किससे मैच करना चाहिए -4V बाई 5 से। तो ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सा यार कैलकुलेशन तो अब रहेगी, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। सो ये हो गया 12, माइनस माइनस दोनों का कैंसिल, क्या करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। समझ आया क्या सबको? सो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 5 कैंसिल, क्या आ जाएगा माइनस का 4V। डन। इधर क्या हो जाएगा 12, तो 12 का मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ जाएगा ये 5 वाला नहीं सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई करा देते हैं 36V बाई 5 माइनस। क्लियर है यहाँ पर? सबको समझ आया ये चीज? अच्छा, अब थोड़ा सा इधर लेके 60 को इस तरफ ले आएंगे। सो यार सॉल्व करते हैं, 60 इस तरफ आ गया और ये 36V बाई 5 प्लस 4V। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 20 आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 20 प्लस ये 56V बाई 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। समझ आया सबको? तो बस हमने क्या है कैलकुलेशन कर दिया यार, ऐसा कुछ उतना प्रॉब्लम वाला पार्ट नहीं है। डन। सबको समझ आया? यहाँ से भी सॉल्व कर देंगे हम। तो इस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। किसी को कुछ डाउट हो तो बता दो यार। 75/4. ओके गुड, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। अच्छा सॉल्व कर लिया क्या, कितना आ रहा है? 75/14. हाँ ठीक है, जो भी आएगा हम इसमें से कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। चलो यार आज के लिए इतना ही रखते हैं, मैं नोट्स आपको करता हूँ, मेल ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ, थोड़ा सा केयरफुल रहना, एक बार रिवाइज जरूर करना ये लेक्चर, तब कल फिर हम और अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएंगे। ओके ओके देन, बाय बाय एवरीवन। Bye. बाय सर। Bye.